नमस्कार दोस्तों, जीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गगन गोयल। दोस्तों, आज हम आपके साथ जो बजट 2021-22 प्रेजेंट किया गया है 1 फरवरी को, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा कौन सा आर्टिकल बजट के बारे में बताता है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 112 है वो हमें बजट के बारे में बताता है। और दोस्तों, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड कहीं भी मेंशन नहीं है। जो आर्टिकल 112 है वो हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है, यानी कि बीते हुए साल में और आने वाले साल में जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस सभी के बारे में हम आपके साथ जो आर्टिकल 112 है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, दो टर्म आपने सुनी होंगी, एक तो नंबर 1 इकोनॉमिक सर्वे, नंबर 2 बजट। तो आइए सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे को जानते हैं। दोस्तों, बीते हुए साल में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी कि रिवेन्यू जनरेट हुआ है, एक्सपेंडिचर यानी कि जो हमने खर्च किया, क्या क्या योजना चलाई, कितना हमने लक्ष्य हासिल किया, उस सभी को हम इकोनॉमिक सर्वे के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि बजट से पहले प्रेजेंट किया जाता है। और जो बजट है उसके अंदर हम आने वाले समय में अपनी क्या योजना बनाने जा रहे हैं, कितना किसके ऊपर खर्च किया जाएगा, उस सभी के बारे में हम बजट के अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहले जो इकोनॉमिक सर्वे है और बजट है दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो हमारा बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है उसको अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है। और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बजट से 1 या 2 दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 2016 से पहले पहले जो बजट है वो आपका फरवरी के लास्ट वीक में प्रेजेंट किया जाता था, लेकिन 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको चेंज कर 1 फरवरी से प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। अगर हम अपना बजट फरवरी के लास्ट वीक में प्रेजेंट करते थे तो अप्रैल यानी कि न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले पहले डिस्कशन के साथ में बजट जो है वो क्लियर रूप से पास नहीं हो पाता था। तो इसलिए इस बजट को चेंज कर 1 फरवरी से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया गया। और दोस्तों, जो हमारा रेलवे बजट है, पहले रेलवे बजट भी हमारा अलग प्रस्तुत किया जाता था और जो हमारा बजट सिंपल बजट है वो भी हमारा अलग प्रस्तुत किया जाता था। तो लेकिन अब क्या है, जो हमारा रेलवे बजट है वो भी इसी बजट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। और दोस्तों, इस बजट को जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आइए जानते हैं और क्या है इस बजट के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि हमारी पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन होते हैं। नंबर 1 बजट सेशन, नंबर 2 मानसून सेशन, नंबर 3 विंटर सेशन। दोस्तों, विंटर सेशन वही सेशन है जिसको इस बार कैंसिल कर दिया गया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि इससे पहले किस ईयर में जो विंटर सेशन है उसको कैंसिल किया गया था। तो जो बजट सेशन है दोस्तों उसको जनवरी से अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। और दोस्तों, इस सेशन के अंदर ही जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। तो इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया वो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा इस बजट को प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, जो हमारा मानसून सेशन होता है उसको जुलाई से सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। और दोस्तों, जो विंटर सेशन होता है उसको दिसंबर से जनवरी के बीच में कंडक्ट कराया जाता है और ये हमारी पार्लियामेंट का सबसे शॉर्टेस्ट सेशन होता है। तो आइए अब थोड़ा इसके यानी कि इस बजट के बारे में और कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो स्लाइड है जो आपको दिखा रही है कि हमने किस साल यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर में कितना लक्ष्य रखा और कितना हासिल किया। तो दोस्तों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि 2020-21 का जो है टारगेट है वो हम सबसे कम अचीव कर पाए हैं, केवल 9.28% ही हमने अचीव किया है। दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा बोला गया है कि हम जो 7 मेजर पोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे और जो भी पैसा उनसे जनरेट होगा उस सभी को हम शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर लगा दिया
जाएगा। यानी कि 7 मेजर पोर्टों को प्राइवेटाइज करके जो भी पैसा जनरेट होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो सभी पैसा जो रुपए हैं उन सभी को शिपिंग इंडस्ट्री यानी शिपिंग कंपनीज के अंदर सबको लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आइए थोड़ा बजट के बारे में जान लेते हैं कि बजट में क्या क्या प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो बजट है ये पहली बार 2021-22 का जो बजट है पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि डिजिटल इसे प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 के चलते जो हमारी देश की खस्ता हालत हो गई है उसी के चलते ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल होने पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने इस बार का बजट जो है वो डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया। और दोस्तों आपको बता दूं कि पहली बार है ऐसा हुआ है कि सबसे कम समय में इस बजट को पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस साल मात्र 1 घंटा 50 मिनट के अंदर ही इस बजट को हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया। आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा पहला कौन सा बजट था, किस ईयर का बजट था जिसको डिजिटली प्रेजेंट किया गया। तो दोस्तों 2021-22 का जो बजट है उसको पहली बार डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, एक ऐप के थ्रू उसको प्रेजेंट किया गया। दोस्तों ये कुछ की हाईलाइट हैं जिनके ऊपर जो ये पीडीएफ है वो हमारी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई है। तो इसके बारे में इसमें जो बजट है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट की हैं उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो पिलर हैं यानी कि जिनके ऊपर ये हमारा बजट खड़ा है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या पिलर हैं हमारे यूनियन बजट 2021 के। दोस्तों जो पहला पिलर है वो बोला गया हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि जो भी हमारी आपको कोविड-19 के चलते देश की जो हेल्थ सिस्टम था उसके बारे में सबको पता चल गया कि कितना हमारा इम्प्रूव्ड हेल्थ सिस्टम था। हालांकि हमारी इंडिया कंट्री का नहीं, हर किसी कंट्री का जो भी हेल्थ सिस्टम था वो कितना अच्छा था या कितना बुरा था। इस कोविड-19 ने सबको बता दिया कि आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो कितना अच्छा है या कितना बुरा है। तो इसलिए जो आपका जो पिलर है यानी कि यूनियन बजट 2021-22 का जो एक पिलर है उसमें से एक है हेल्थ एंड वेलबींग। दूसरा है आपका दोस्तों फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि किसी कंट्री की दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट वो काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए जो भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है और यही हमारा सेकंड पिलर है इस बजट का। थर्ड पिलर है दोस्तों हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि दोस्तों जो रूरल एरिया है उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए। और दोस्तों नंबर 4 पर है आपका री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बढ़ाने की भी बात की गई है। नंबर 4 है हमारा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और दोस्तों इस बार इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्चा किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत का ही ये एक पार्ट है। और दोस्तों बता दूं इस बार की जो बजट तैयार किया गया है वो आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। और नंबर 6 नंबर का जो पिलर है वो है आपका दोस्तों मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि कम से कम पर्सन होने चाहिए गवर्नमेंट के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारा बाहर आना चाहिए, यानी कि काम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि इनपुट तो कम हो और हमारा आउटपुट ज़्यादा हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो 6 पिलर हैं इसके बारे में। तो 6 पिलर हैं इनके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पहला है हमारा हेल्थ एंड वेलबींग। दोस्तों इस बार की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये लगी है कि इस साल का जो बजट है हेल्थ के लिए उसको बढ़ाकर यानी कि जो पहले से 137% इंक्रीज कर दिया, यानी कि पहले बजट था इसका कितना, यानी कि 94,452 करोड़ बजट था 2020-21 के सेशन में, लेकिन इस बार के सेशन में जो बजट है वो हेल्थ सिस्टम के लिए रखा गया है 2,23,840 करोड़। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 ने हमारे देश की क्या खस्ता हालत कर दी, तो इसके लिए जो हमारा डेवलपमेंट है यानी कि जो हेल्थ सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो इसलिए इस सभी चीज़ों को यानी कि ध्यान में रखते हुए जो हेल्थ सिस्टम है उसके अंदर जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने % इंक्रीज किया गया बजट के अंदर। तो ये दोस्तों एक की पॉइंट है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसमें 137% इंक्रीज किया गया कंपेयर टू लास्ट ईयर। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि 35,000 करोड़ रुपए
जो हैं किसके लिए, वैक्सीन के लिए दिए गए। किसके लिए, वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके लिए, जो वैक्सीनेशन ईयर है हमारा 2021-22 का। और दोस्तों इस बार जो मेड इन इंडिया न्यूमोकोकल वैक्सीन है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये निमोनिया से, जिसके कारण लगभग 50,000 चाइल्डों की डेथ होती है। उसको रोकने के लिए जो मेड इन इंडिया वैक्सीन है न्यूमोकोकल वैक्सीन, उसका भी रोल आउट अक्रॉस द कंट्री किया जाएगा। दोस्तों इसमें और बताया गया है कि जो मिशन पोषण 2.0 है इसको भी लॉन्च किया जाएगा। किसको, मिशन पोषण 2.0 को भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन कंटेंट है, डिलीवरी, आउटरीच एंड आउटकम, इसको भी बढ़ावा दिया जाएंगे, इनको शक्तिशाली और बनाया जाएगा, स्ट्रेंथ किया जाएगा। इसमें दोस्तों और बोला गया है मर्जिंग द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान, यानी कि जो भी इंडिविजुअल सप्लीमेंट यानी कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनको सब मिक्स करके, यानी कि पोषण अभियान के साथ मिक्स करके सबको एक साथ एक पोषण अभियान के रूप में चलाया जाएगा, जिससे कि दोस्तों सबको अलग अलग ना मिलकर, यानी कि अलग अलग स्कीम में चलकर सबको एक साथ मिलाकर एक अच्छी स्कीम बनाकर जो हमारी पर्सन है, प्यूपिल है, उसको दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें एक बात और बोली गई है कि लगभग 2,87,000 करोड़ रुपए 5 साल के, यानी कि आने वाले 5 साल के लिए जल जीवन मिशन के लिए दिए गए हैं। जल जीवन मिशन जिसका टारगेट है कि 2024 तक हम जो टैप वाटर यानी कि टोटी का वाटर है उसको प्रोवाइड कराएंगे हर किसी घर के अंदर। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन दिए जाएंगे। यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज को कराई जाएगी। और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है इन 500 अमृत सिटीज, यानी कि अमृत सिटीज जो भी हैं उनके अंदर इसको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव किया जाएगा। और दोस्तों जो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है, यानी कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन जो है, जो कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है, जिसको 2014 में लॉन्च किया गया था, तो उसका जो 2.0 वर्जन है उसको लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपने एक मूवी देखी होगी रोबोट, तो पहली मूवी आई उसका नाम दिया गया रोबोट, और जो दूसरी मूवी आई है उसका दूसरा वर्जन है उसको दिया गया रोबोट 2.0। तो दोस्तों इसी तरीके से जो स्वस्थ भारत का दूसरा सेशन है, यानी कि दूसरा जो इसकी फिल्म रिलीज होगी वो होगी आपकी, उसका लॉन्च किया गया है यानी अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। और दोस्तों इसको एलोकेशन किया गया है आपका 1,41,678 करोड़ रुपए का इसमें एलोकेशन किया गया है। तो दोस्तों आइए थोड़ा आगे चलते हैं, एक मिनट। हाँ दोस्तों बात करते हैं क्लीन एयर के बारे में। दोस्तों लगभग 2,217 करोड़ रुपए टैकल करने के लिए कि एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए इसको दिए गए हैं। किसको, एयर पोल्यूशन को। और दोस्तों आपको एयर पोल्यूशन रिलेटेड आपको एक बॉडी ध्यान में आ जानी चाहिए कि एयर पोल्यूशन का नाम लेते ही कौन सा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में बनाई गई थी और आदर्श कुमार गोयल इसके हेड हैं। किसको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। और दोस्तों ये किसके अकॉर्डिंग बनाई गई थी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 है जिसके अंदर फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। जो आर्टिकल 21 है वो हमारा राइट टू लाइफ से रिलेटेड बात करता है, यानी कि अगर हमारी राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है तो क्लीन एयर होगी तभी हम जो है अच्छी तरीके से स्वस्थ रूप से रह सकते हैं, तो ही हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो सेव होगा। तो इसी के लिए जो हमारी एनजीटी है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और दोस्तों आइए इसमें थोड़ा और जानते हैं और क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों जो हमारे ये फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है वहां पर, किसके लिए, जो हमारे पर्सनल व्हीकल हैं उनका, यानी हर किसी अगर किसी पर्सन के पास पर्सनल व्हीकल है तो 20 साल के बाद उसका जो है फिटनेस टेस्ट हुआ करेगा, यानी कि 20 साल तक आप उसे चला सकते हैं। उसके बाद अगर टेस्ट में वो पास हो जाता है तो उस व्हीकल को आप चला सकते हैं, वरना नहीं। और जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको 15 साल के अंदर उनका टेस्ट किया जाएगा, यानी कि फिटनेस टेस्ट वो कैसा है कैसा नहीं। आइए अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमारा सेकंड पिलर है किसका, बजट का। दोस्तों इसके अंदर एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर 1.97 लाख करोड़ रुपए नेक्स्ट 5 ईयर में दिए जाएंगे 13 सेक्टर को। इसके लिए जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल सप्लाई चेन को बढ़ाया जाएगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो बढ़ सके। और जो है टू प्रोवाइड जॉब टू द यूथ, यानी कि यूथ को जो है जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी पूरी तरीके से। हालांकि कोविड-19 से पहले लास्ट
45 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो था इंडिया के अंदर। तो दोस्तों उसको ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में ध्यान दिया गया है कि यूथ जो है उसको जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं टेक्सटाइल के केस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। दोस्तों मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो है, यानी कि मित्रा की फुल फॉर्म होती है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इसके अंदर क्या है कि 7 टेक्सटाइल पार्क जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाएगा 3 साल के अंदर। और दोस्तों इस हिसाब से डेवलप किया जाएगा कि ग्लोबली कम्पिटिटिव, यानी कि हम ग्लोबल रूप से यानी ग्लोबली लेवल पर हम एक दूसरे को कंपटीशन दे सकें। लार्ज इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इसके अंदर। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को एक्सपेंड किया जाएगा 7,400 प्रोजेक्ट इसके लॉन्च किए जाएंगे। अराउंड 27 प्रोजेक्ट वर्थ यानी कि 1.10 लाख करोड़ रुपए के ये कंप्लीट 217 प्रोजेक्ट कर लिए गए हैं। दोस्तों आइए अब थोड़ा और देख लेते हैं इसमें बारे में, यानी कि बजट में और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो क्या क्या हैं। अगर दोस्तों आपको ये पीपीटी यानी कि पीडीएफ जो है आपको पूरी पढ़नी है तो आपको मैं ये टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ जाकर इसको पूरी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तो हम आपके साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया गया है रोड एंड हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। कैसे किया गया है दोस्तों? 1,18,101 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। किसके लिए? जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर, यानी कि जो हमारे हाईवेज हैं उन सभी को जो है वो बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये है आपकी यहाँ पे अंडर द भारतमाला परियोजना 5.35 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड वर्थ 3.3 लाख करोड़ अवार्डेड फॉर द कंस्ट्रक्शन। दोस्तों एक आपकी परियोजना है भारतमाला परियोजना और एक है आपकी सागरमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना को आप सागरमाला परियोजना से कंफ्यूज मत करना। दोस्तों भारतमाला जो परियोजना होती है वो आपकी जो आपके मैप में होता है वो गुजरात से नॉर्थ में होते हुए जो ईस्ट में, यानी कि गुजरात से यानी कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है वहां तक जाने में जो रोड कंस्ट्रक्शन होती है उस प्रोजेक्ट को हम बोलते हैं भारतमाला परियोजना। और दोस्तों अगर हम गुजरात से इधर साउथ में को होते हुए अगर अपने रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम सागरमाला परियोजना। तो जो भारतमाला परियोजना है वो हमारी नॉर्थ रीजन से रिलेटेड है। तो उसमें क्या है कि जो 5.3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और दोस्तों जो भी हमारे इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं उन सभी को डेवलप करने की बात की गई है इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे कि आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो गया, उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा 31 मार्च 2021 से पहले। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे हो गया, कानपुर एक्सप्रेसवे हो गया, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे हो गया, चेन्नई सेलम कॉरिडोर हो गया। दोस्तों इन सभी को इस जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है उसके अंदर डेवलप किया जाएगा। तो अब बात करते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रेलवे के अंदर कितना बजट दिया गया है। दोस्तों 1,10,055 करोड़ रुपए का जो रेलवे को बजट दिया गया है, जो कि लास्ट ईयर 1,07,100 करोड़ रुपए था। तो आइए अब थोड़ा आगे जान लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस बजट के अंदर हमारे डिस्कस करने के लिए। दोस्तों इसमें बोला गया है जो रेलवे के अंदर बजट यानी कि प्रस्तुत किया दिया गया है इसको एलोकेशन, उसमें बोला गया है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023, यानी कि ब्रॉड गेज रूट्स जो हैं उनका 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा 2023 तक। और दोस्तों ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है? मेक इन इंडिया स्ट्रेटजी जो है हमारी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है उसके अकॉर्डिंग इसको लॉन्च किया गया है। और दोस्तों अब बात करते हैं हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि इसके अंदर क्या क्या बात बोली गई है। दोस्तों जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे कि मेट्रो रेल नेटवर्क है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि सिटी बस सर्विस है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसमें बोला गया कि रुपए 18,000 करोड़ जो हैं वो न्यू स्कीम टू ऑगमेंटेशन पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट, यानी पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन दिया गया है। इसके अंदर जो 20,000 बसेस हैं उनको चलाया जाएगा। और दोस्तों मेट्रो जो है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, यानी कि मेट्रो का जो नेटवर्क है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। अब बात करते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों 139 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी
and 1.4 lakh circuit kilometer of transmission lines added and additional 2.8 crore household connected in the past 6 years। यानी कि हमने लास्ट 6 साल में पावर के एरिया में जो भी वर्क करा है उसके बारे में यहाँ आपको लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 175 की 175 गीगावाट का टारगेट रखा था कब तक, 2022 तक पूरा करने का, लेकिन उसे हम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। तो इस टारगेट को बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया गया है और टाइम पीरियड रखा गया है कितना, 2030 तक हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम प्राप्त कर लेंगे कितनी, 450 गीगावाट। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप्ड किया जाएगा, उसी हिसाब से इसमें एलोकेशन किया जाएगा। फिर हम आपका पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज यानी कि रुपए 2000 करोड़ रुपए वर्थ 7 प्रोजेक्ट टू बी ऑफर्ड इन पीपीपी मोड इन फाइनेंशियल 2021-2022 फॉर द ऑपरेशन ऑफ मेजर पोर्ट। यानी कि जो मेजर पोर्ट हैं उनको डेवलप्ड करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कितने, 2000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर लगभग एडिशनल 2024 तक जो 1 लाख यानी 1.5 लाख जो जॉब हैं उनको क्रिएट किया जाएगा। तो अब बात करते हैं फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में। दोस्तों ए सिंगल सिक्योरिटीज मार्क्स कोड टू बी इवॉल्व सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ए वर्ल्ड क्लास फिनटेक हब फॉर जिफ्ट आईएफएससी। यानी कि जो फाइनेंशियल कैपिटल है यानी कि कोई कंपनी है उसको इंसेंटिव देना है, टैक्स में छूट देनी है, उन सभी के बारे में इस फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में कैपिटल में बताया गया है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों यहां बात करते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक सेल की। दोस्तों लगभग यानी कि अगर आप एक सोचिए किसी कंपनी में अगर आपका शेयर 51% तक रहता है तो आप उस कंपनी में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके हकदार होते हैं। अगर आपका 50% वो शेयर हो जाता है तो आप अगर दोनों मालिकों की सहमति होगी तो ही वो डिस्कशन आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर सोचिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि जो आपका शेयर है वो आपका 49% हो जाता है तो जो आपकी वो लेने की पावर है यानी कि जो डिसीजन लेने की पावर है वो आपके हाथ से चली जाती है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो अपना जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनके अंदर डिसइन्वेस्ट करने जा रही है और लगभग उससे 1,75,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा गया है कि इसको पूरा किया जाएगा। यानी कि डिसइन्वेस्ट करके 1,75,000 करोड़ रुपए इसमें से निकाले जाएंगे और उन सभी को जो पब्लिक वेलफेयर है उसके अंदर लगाया जाएगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था कि जो सीतारमण जी हैं उन्होंने बोला था जो 7 मेजर पोर्ट हैं उनको प्राइवेटाइज करके जो भी पैसा आएगा उसको शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर लगाया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे थर्ड पिलर इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया के बारे में, जो कि सबसे बात करता है एग्रीकल्चर के बारे में। दोस्तों एग्रीकल्चर यानी कि एंश्योर्ड एमएसपी एट मिनिमम 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज। यानी कि जितनी भी कमोडिटीज पर जो हमारी एमएसपी दी जाती है वो लगभग उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसका लगभग 1.5 गुना जो होती है वो जो एमएसपी है उसको रखा जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 2013-14 में जो गवर्नमेंट ने गेहूं खरीदा उसके लिए दिए गए लगभग 33,874 करोड़ रुपए, 2019-20 में जो खरीदा वो 62,802 करोड़ रुपए और 2020-21 में जो खरीदा है वो खरीदा है आपका 75,060 करोड़ रुपए का लगभग। चावल जो खरीदा है 2020-21 में वो खरीदा है दोस्तों 1,72,752 करोड़ रुपए का और जो पल्सेस खरीदी है 2020-21 में गवर्नमेंट ने वो खरीदी है लगभग 10,530 करोड़ रुपए के। और दोस्तों इन सभी को यानी कि आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है एक स्कीम, कौन सी, स्वामित्व स्कीम। कौन सी, स्वामित्व स्कीम। इसको भी डेवलप किया जाएगा इस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। और दोस्तों आपको पता है कि जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2022 तक हम जो किसान हैं उनकी इनकम को डबल कर देंगे। तो दोस्तों इस बजट में जो किसानों हैं उनकी इनकम को डबल करने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और आपको एक बात और बता दूं, इस बजट में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, ना ही कोई टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है, ना कुछ चेंज किया गया, मतलब मेजर चेंजेस इसके अंदर नहीं किए गए हैं। सब कुछ बजट जो है वो हमारा लगभग पहले जैसा है और आत्मनिर्भर भारत की थीम को ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया है।
दोस्तों अब बात करते हैं री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यानी कि ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने की बात की गई है। तो नंबर 1 आता है आपका स्कूल एजुकेशन। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें बोला गया है कि स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि हमारी बजट के प्रस्तुत करते समय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया। अगर दोस्तों आप किसी पर्सन की अगर एजुकेशन अच्छी है तो उसकी जो कैपिटल यानी कि जो कमाना है वो कमाएगा, वो अच्छी तरीके से कमा सकता है और अपना जो गुजारा है रोटी पानी का वो आसानी से कर सकता है अगर किसी पर्सन की एजुकेशन अच्छी है। तो इसके अंदर बोला गया है कि 15,000 स्कूल जो हैं वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग ऑल एनईपी कंपोनेंट्स शैल एक्ट एज एग्जाम्पलर बुक इन देयर रीजन्स फॉर मॉनिटरिंग अदर्स, यानी कि 15,000 स्कूल जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और 100 न्यू सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे, जो किसके प्राइवेट स्कूल और स्टेट दोनों को मिलकर, जो कि प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर जो 100 न्यू सैनिक स्कूल हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए बोला गया है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन सभी को डेवलप किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो हायर एजुकेशन है उसको कंट्रोल में लिया जाएगा। यानी कि जो हायर एजुकेशन है अब वो जो है जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डेवलप करेगा कि जो हमारा हायर एजुकेशन है वो किस तरीके से रहने वाला है, वो प्रोग्राम बनाएगा। यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट की स्कीम रहने वाली है उन सभी को लॉन्च करने में जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो हेल्प करेगा। और दोस्तों नंबर 5 पिलर है हमारा इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसके अंदर बात बोला गया है कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए जो हैं ओवर 5 साल के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। किसमें? लगभग 50,000 करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए जाएंगे। और 4 जो इंडियन एस्ट्रोनॉट हैं गगनयान मिशन के लिए वो भी हमारे तैयार किए जा रहे हैं। कहाँ पर? रशिया के अंदर। जो फर्स्ट अनमैन्ड मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा दिसंबर 2021 के अंदर। और 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है डीप ओशन मिशन के लिए। किसके लिए? डीप ओशन मिशन के लिए, यानी कि हम मिशन ओशन के अंदर भी अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा दे सकें। फिर दोस्तों 6 प्लस आपका मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी कि सबसे कम से कम गवर्नमेंट होनी चाहिए, एम्प्लॉय होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमारा निकल के आना चाहिए, यानी कि इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा हमारा होना चाहिए। आइए अब आगे बात करते हैं हम। एक मिनट। दोस्तों यहां पे बात की गई है जो फिस्कल पोजीशन है एक्सपेंडिचर की वो कितनी है। दोस्तों ये है हमारा एक्सपेंडिचर, ये है आपका कितना? 30,42 करोड़, यानी कि 30.42 करोड़ हमारा ये ओरिजिनल बीई है। किसका? 2020-2021 का। और जो आ रही है वो है आपका दोस्तों 34.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? 34.5 लाख करोड़ रुपए ये हमारा वो है। दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बीई का मतलब क्या है? तो बीई का मतलब है दोस्तों बजट एस्टिमेट्स और आरई का मतलब है रिवेन्यू एस्टिमेट्स। और दोस्तों 21-22 का जो रखा गया है वो कितना है? 34.83 लाख करोड़। और दोस्तों जो फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है वो इस साल रहने वाला है 6.8%। कितना? 6.8%। और दोस्तों ये जो आपके टैक्स प्रपोजल हैं आपको बता दूं कि टैक्स स्लैब में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बस जो केवल 75 ईयर से जो हमारे पर्सन हैं ऊपर अबोव वाले पर्सन हैं उनको टैक्स में यानी कि रिटर्न फाइल करने में छूट दी गई है कि आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। उनको छूट दी गई है किसके लिए? कि वो 75 ईयर्स इससे ऊपर हैं। बस केवल इतना चेंज किया गया है टैक्स स्लैब में और कोई चेंज नहीं किया गया है। और जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशनर है जिसके हेड हमारे NK सिंह जी हैं उनके द्वारा बोला गया है जो भी हमारा जीएसटी का कलेक्शन होता है उसमें से 41% हम शेयर करेंगे स्टेट के साथ। जो दोस्तों लास्ट फाइनेंशियल ईयर 15 फाइनेंस कमीशन था, यानी कि इस साल का तो 15 फाइनेंस कमीशन है, लास्ट वाला जो 14 फाइनेंस कमीशन था उसने बोला था कि जो हमने टैक्स कलेक्शन होता है उसका 42% स्टेट के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जो 15 फाइनेंस कमीशन है NK सिंह की अध्यक्षता में जिसे बनाया गया था उन्होंने बोला है कि हम जीएसटी कलेक्शन का 41% अपना जो स्टेट के साथ शेयर किया जाएगा और जो 1% है 42% से 1% कम किया गया है उसको जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको इंप्रूव किया जाएगा, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा। और बाकी लास्ट ईयर से कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बाकी बजट सेम टू सेम है। अगर आपको इस बजट की यानी कि ये PDF को पूरा पढ़ना है तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे।
तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कंट्रोल।